गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम देखेंगे प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट व्हाट आर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट मतलब होता है जो अपने प्राइवेटली, यानी कि जिसमें किसी भी तरह की सरकार, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो कहलाता है प्राइवेट एंटरप्राइज। मतलब नो इंटरफेरेंस, नो डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटीज़। प्राइवेट, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल इंसान, इंडिविजुअल लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें 5 टाइप के बिजनेस स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन से? सोलो प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, को ऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, एंड जो नेक्स्ट है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ये प्राइवेट सेक्टर के पार्ट है, ठीक है। अब हम आएंगे, फिर आज हम इस बार ये भी देखेंगे पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर माने जाते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट एज वेल एज कंट्रोल होता है, वो पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। ध्यान रखना, प्राइवेट जो एंटरप्राइज हैं उसमें एक जिसे हम बोलते हैं कि बिजनेस आता है, जिसे बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जेएससी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में को हम पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं। तो पब्लिक नाम लेने से आप ये मत समझ जाना कि वो गवर्नमेंट है। पब्लिक कंपनी जहां वर्ड आ गया, इसका मतलब वो प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक जहां वर्ड आ गया वहां वो क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन अगर बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, ध्यान रखना, गवर्नमेंट, ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर जब आती है तो वो गवर्नमेंट है। पब्लिक सेक्टर जो आएगा तो वो गवर्नमेंट है, पब्लिक कंपनी जब आएगा तो वो प्राइवेट है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, मैंने शुरू में क्लियर कर दिया है। हम आगे को देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे हम। उसके बाद आता है ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज मतलब सच एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्लेज नॉट ओनली इन वन नेशन बट ऑल्सो ऑपरेट्स इन अ मल्टीपल नेशंस। तो जब एक से ज़्यादा देशों में उसका ऑपरेशन, यानी कि या तो वो गुड्स बेच रहा है या फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता हो, तो वो ग्लोबल एंटरप्राइज की श्रेणी में आता है। इसे एमएनसीज भी बोला जाता है। ग्लोबल एंटरप्राइज का अदर नाम क्या है? एमएनसीज। आपने नाम सुना होगा, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये है आपका बिजनेस, ठीक है। तो आज हम ये इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इसके आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू शुरू कर रखा है। तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में आप पहले वाले चैप्टर में आप सीख चुके हैं, जो लास्ट चैप्टर था। इस बार जो डिटेल्ड है वो पब्लिक सेक्टर के बारे में ही यहाँ होगा क्लियर। तो यहाँ पर को जो आगे जो इन्फॉर्मेशन है यही बताना चाह रही है कि क्या होता है प्राइवेट सेक्टर, क्या होता है पब्लिक सेक्टर। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बारे में बोला गया, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर, ये जो ये डिटेल यहाँ पर को दी है, इसमें यही क्लैरिफाई कर रहा है कि क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। हम आते हैं अब पब्लिक सेक्टर के बारे में, उसको जानते हैं क्या होता है पब्लिक सेक्टर। गवर्न अब आते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन business and economic sectors of the country need some kind of organizational framework to function. You have studied about the form of business organization, private sector. प्राइवेट सेक्टर में हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है, सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव एंड अदर, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 2 सेक्टर में डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के सेक्टर होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट इनको कंट्रोल मैनेज करती है और इसमें कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करती है। तो ये जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, गवर्नमेंट को इसमें क्या होता है आजकल, अब क्या होने लगा है, बहुत सारा लॉस होने लगा है। तो गवर्नमेंट इसमें अपना कंट्रोल रिड्यूस कर रही है और किसको बेच रही है? प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। तो ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ये भी पार्ट आएगा आपका चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पीएसईज का जो चेंज हुआ है उसको भी हम आगे टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर को हम देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी हैज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, public sector as well as private sector. Private sector we have already studied in the last chapter. All 5 part of the businesses: sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative business,
कंपनी, कंपनी दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट। देखो पब्लिक लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर अलग चीज़ है, यहाँ पे को ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे को कंपनी है ये, तो ये प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा, एमएनसीज क्या होती है? एमएनसीज हमेशा ध्यान रखना प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो होती तो ये जो कंपनी है इसी में रजिस्टर्ड होती हैं, बट देयर ऑपरेशन नॉट ओनली लाइज और नॉट ओनली सिचुएटेड इन अ सिंगल कंट्री बट मल्टीपल नेशन में ये डील करते हैं, अलग अलग सर्विसेज दे सकते हैं ये, या प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे इनका कारोबार चलता है, इसलिए ये मल्टीनेशनल कंपनी हो जाते हैं। ध्यान रखना, कंपनी पहले नॉर्मल यही कंपनी होती है, लेकिन उसके बाद जब उनका ऑपरेशन बढ़ता है तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी हो जाते हैं मल्टीनेशनल लेवल पे। तो ये प्राइवेट सेक्टर के ही पार्ट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी। तो ये एक चार्ट से आप लोग समझ गए होंगे शायद। अब मेनली जो इधर को हमने समझना है वो केवल पब्लिक सेक्टर के बारे में और मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। तो ये जो चैप्टर है पूरा पूरा किसके बारे में होगा? मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कॉरपोरेशंस के बारे में और पब्लिक सेक्टर के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म ऑफ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ से ही मैं आपको लिखाते जाऊँगा, वहाँ से बताते जाऊँगा। पहले थ्योरी पढ़ लेना, लिखने का काम यहाँ से समझना। ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टेटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो ये 3 तरह के गवर्नमेंट अपने यहाँ कंट्रोल पे ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। अब मैंने पहले ही बोला कि जिस पे अब कंट्रोल धीरे धीरे गवर्नमेंट कम करने लगी है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग का, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से हो जाता है, पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ क्या है? गवर्नमेंट है। पब्लिक कंपनी जहाँ आ गया वहाँ प्राइवेट है, ध्यान रखना। पब्लिक लेने से आप ये मत समझ आना गवर्नमेंट है। दीज एंटरप्राइज आर एस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट। ध्यान, अब यहाँ से शुरू होता है इसकी कहानी, डेफिनेशन। दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होगा। तो कंसीडर पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। वो उसी मिनिस्ट्री का एक पार्ट ही होता है, ना कि कोई बिजनेस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बिजनेस करना नहीं होता, वो सर्विस देती है, सर्व करना होता है सोसाइटी को, प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता। पहले ही मैं बता दूं, पब्लिक सेक्टर डज नॉट हैव फोकस्ड ऑन अर्निंग द प्रॉफिट। इसीलिए ध्यान रखना, उनका मेन एम क्या होता है? दे हैव मेन एम ऑफ सर्विंग द सोसाइटी, हेल्पिंग द मैनकाइंड। तो सर्व करना ही इनका मेन मकसद होता है। द गवर्नमेंट फंक्शंस through these departments and the activities performed by them are an integral part of the function of the government. They have not been constituted as an autonomous body. ये चीज़ ध्यान रखें, ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ऑटोनोमस मतलब इनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता एज पर लॉ। लॉ की नज़र में इनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस क्या नहीं होता, एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, ऑटोनोमस होते ही नहीं है, यानी कि ये अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते, इनको लीगल अस्तित्व नहीं माना जाता। आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एक्टिविटी, यानी कि ये अपने नाम पे कोई एसेट नहीं ले सकते, किसी पे केस नहीं कर सकते डिपार्टमेंट, तो ये लीगल एंटिटी नहीं माने जाते हैं। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स। ये ऑफिसर्स होते हैं, कौन किन ऑफिसर्स की बात हो रही है? ध्यान रखना, ये जो ऑफिसर्स यहाँ पे को अपॉइंट होते हैं, इसमें जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं, और ये यूपीएससी यानी कि आईएएस के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू इसमें शामिल होते हैं, यूपीएससी एंड एसएससी के थ्रू इसमें शामिल होते हैं। गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। These undertakings may be under the central or the state government and the rule of the central state government are applicable. तो जो भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट वाले होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में रूल एप्लीकेबल होगा, सेंट्रल वाले होंगे तो सेंटर में रूल एप्लीकेबल होगा। जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट तो बंद हो चुका है, तो केवल पोस्टल डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं हम। रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, उसी तरह से कोई और डिपार्टमेंट की हम बात करें, एमएचआरडी, ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ये केवल इनके फीचर्स क्या हैं आप देखते हैं। फीचर क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या फीचर है इनके, क्या काम करते हैं, इससे इनका पता चल जाएगा। द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइज, पैसा कहाँ से आता है? फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है तो उसको एक जगह जमा करती है, जिसे ट्रेजरी बोला जाता है। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से पैसा आता है, कहाँ से आता है? थ्रू टैक्सेस, और पैसा खर्च होता है यही वेलफेयर में। तो यहाँ पर को जो पैसा आता है, इसमें फंड क्या, आप सामान बेच रहे हैं क्या? सामान बहुत कम केस में इसमें क्या होती है? अर्निंग होती है।
ज़्यादातर क्या होता है कि हम वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है, और कुछ बहुत ध्यान रखो, फिर से समझते हैं। ट्रेजरी से एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट, बजट से पैसा रखा जाता है, और रेवेन्यू से द रेवेन्यू अर्न बाय दीज ऑल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी। और फिर से समझते हैं आप क्या होता है। गवर्नमेंट की ट्रेजरी जो है, ट्रेजरी में कई जगह से पैसा आता है। तो जैसे रेलवे ने जो टिकट से पैसा कमाया वो कहाँ जमा किया? वो जमा किया गवर्नमेंट की ट्रेजरी पे। गवर्नमेंट क्या करेगी? इस ट्रेजरी में से उठा के बजट, हर साल का बजट आता है, उस बजट में से जितना भी अमाउंट होगी क्या करेगी? इसको फंडिंग करेगी, रेलवे को फंडिंग करेगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर कोई यह है कि रेलवे 47% अपने लगभग लॉस पे जा रही है। तो ये लॉस को कौन बियर कर रहा है? ये जो लॉस बियर हो रहा है ये बजट में बर्डन है, एक प्रकार से। क्या है? बजट में एक बर्डन है, और ये बजट में जो बर्डन है वो किसके थ्रू पे हो रहा है? टैक्सेस के थ्रू। यानी कि जो हमारे दिए गए, आप लोगों के दिए गए टैक्सेस हैं, उन्हीं टैक्सेस से इसमें फंडिंग होती है, और जो लॉस हो रहा है वो भी इसी फंडिंग से, यानी कि इसी टैक्सेस में से झेला जा रहा है। इनसे जो टिकट की इनकम हुई वो गवर्नमेंट के किस में जमा हो गई? आपकी ट्रेजरी में। तो इसकी एक इनकम का ध्यान रखना, इसमें एक मेन चीज़ ध्यान रखना, ऑल रेवेन्यूज फ्रॉम सच काइंड ऑफ एंटरप्राइज इफ एनी, अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई रेवेन्यू होता है, इट विल डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, एंड द फंडिंग फॉर द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। ये फंक्शनिंग के लिए जो भी फंडिंग होगी, इसे इट इज़ डायरेक्टली केम फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। पैसा वहाँ जमा करना पड़ता है और वहीं से फंड आता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? बजट के थ्रू इसमें पैसा रखती है। आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट फीचर की तरफ। आई होप कि आपको कोई वाला फीचर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटी। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि कोई मालिक है नहीं, तो गवर्नमेंट के क्या कहते हैं? ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या है? अकाउंट्स की जांच होती है, जितने भी कामकाज होते हैं, क्योंकि यहाँ तो इम्पर्सनल है ना, लीगल एंटिटी है नहीं। अब इसमें जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स देख रहे हैं। तो इन ऑफिसर्स के द्वारा जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, जो डेटा यानी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, रेवेन्यू जमा किया गया, कहीं उसमें धांधली तो नहीं हो रही है। इसके कारण गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑडिट होता है इनका, ऑडिट कंट्रोल करता है ऑडिटर। एजी बोलते हैं, ऑडिटर जनरल। आप भी अगर कभी सीए वगैरह करोगे और एजी के अपॉइंटमेंट में अगर यानी कि वहाँ जॉब लग गई, तो आप भी क्या बन सकते हैं? इसमें ऑफिसर बन सकते हैं। एजी ऑडिटर जनरल होते हैं, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में आपकी पोजीशन लग सकती है। तो ये ऑडिट करा सकते हैं, यानी कि अकाउंट की जांच कर सकते हैं। जांच होती है, इनकी अकाउंट्स की जांच होती है, गवर्नमेंट कराती है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। पहले ही बता चुका हूँ, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है। इसको मैं बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद है, इट इज़ जनरली कंसीडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। इसमें मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जो लास्ट की लाइन है ये ध्यान रखना। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, कंसर्न मिनिस्टर ही इसके डिसीजन लेता है। मिनिस्टर इसका हेड होता है। रेलवे मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, तो उनके हेड होते हैं। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं बिना उसकी परमिशन के नहीं लिए जाते हैं। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस द मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। इसमें क्या होता है? मिनिस्ट्री ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इस जैसे रेलवे का है, रेलवे खुद में कोई कंपनी नहीं है, उनका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई भी गलत काम होता है, जैसे कभी रेल दुर्घटना हो गई या कुछ हो गया, तो जिम्मेदार किसका करते हैं? कि मिनिस्ट्री को, जो उसका क्या है, उसका आपका नेता, जिसे कह देंगे कि जो कंसर्न मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर को बोलेंगे कि भाई आपके शासनकाल में, आपके जब आप इसके चेयरपर्सन बने, मिनिस्टर के हेड बने, तो आपका ये हो गया, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अकाउंटेबल इसीलिए बोला गया अकाउंटेबल, जवाबदेही, ये अकाउंटेबल होता है। कंसर्न मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रीज आर अकाउंटेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके मेरिट क्या क्या है? मेरिट तो बहुत कम ही होंगे इसके, ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। दीज अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू द एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस। जितने भी कंट्रोल्स ओवर होते हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या होते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट मतलब होता है, अगर आपको बहुमत ज़्यादा है, अगर आपकी पार्टी को बहुमत ज़्यादा है, यानी कि आप मेजॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी में तो यू आर एबल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग एनी मिनिस्ट्री बाई योर सेल्फ, आप ले सकते हो। इफ़ द मिक्स ऑफ देम, यानी कि कई पार्टियों का एक संघ है और उन्होंने सरकार बना रखी है, तो आपके लिए किसी भी मिनिस्ट्री के लिए डिसीजन लेना क्या होगा? टफ होगा, बिकॉज
अलग अलग पार्टीज़ क्या करेंगे, अपने अपने मतभेद हो जाते हैं वहाँ पर को कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो ये इसीलिए बोलते हैं कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है। दीज इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है, यानी कि पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए ही ये सारे काम करती है, और कुछ गलत हो गया तो, यानी कि अगर कोई काम अच्छा नहीं हुआ, यानी कि रेलवे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इसमें आ जाती है। पब्लिक के लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार किसने बनाई है, पब्लिक ने बनाई है, तो जिम्मेदारी भी पब्लिक के लिए बनती है। द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली, ये पहले ही बता चुका हूँ, जो भी रेवेन्यू अर्न होता है वो डायरेक्टली किधर चले जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। when नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न दिस फॉर्म इज द मोस्ट सुटेबल। नेशनल सिक्योरिटी जहाँ कंसर्न है, यानी कि यहाँ पर को जो भी लोग काम करेंगे या जो भी मिनिस्टर काम करेंगे वो देश हित के लिए काम करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा, तो इसीलिए बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी सिक्योर्ड है सबसे ज़्यादा, किसी भी तरह का यानी कि फंडिंग विदेशों से वगैरह आने का चांस नहीं रहता, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल टू द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। इसमें अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, अपने हिसाब से कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि चेंज करने का अधिकार किसको रहेगा, कंसर्न मिनिस्ट्री को, विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही, यानी कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग द, जिसे बोल सकते हैं कि प्रोसीजर और द टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर का इस्तेमाल वेट करना पड़ेगा। द एम्प्लॉयज और द हेड्स डिपार्टमेंटल सच अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। इसके जो एम्प्लॉय होते हैं, भले ही IAS होते हैं, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि अधिकार किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है, सीधी बात है। दीज एंटरप्राइज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं ले सकते, क्योंकि ये बिजनेस है ही नहीं, ये क्या है, केवल सर्विस मोटिव के लिए इंडस्ट्रीज का बनाया गया है। तो इसमें कोई रिस्क लेने का मतलब नहीं है, कोई रिस्क होता ही नहीं है कि हम आगे ज़्यादा रिस्क लें, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसके लिए कोई भी लेथर्जिक भी हो जाते हैं इसमें। इसका एक लिमिटेशन ये भी है कि जो इसके एम्प्लॉयज़ लेथर्जिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकम मिलती रहनी है, हम क्यों एफर्ट करें, बिकॉज चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। दैट्स वाई द इंडियन रेलवे इज़ गेटिंग 47% ऑफ इट्स ऑपरेशन इन लॉसेज। इसके जो टिकट आते हैं उसमें आप देखिएगा, इंडियन रेलवे आपके जो फेयर है उससे केवल इतना ही % रिकवर कर रही है, और केवल 47% जो है उसका लॉस है। 47, 43 इस तरह से लिखा होता है उसके टिकट पे जब भी आप प्रिंट करवाते हैं। देयर इज़ अ रेड टेपिज्म, मैंने बोल दिया रेड टेपिज्म मतलब आपने कोई अगर काम करना है तो वो काम इतनी जल्दी नहीं होगा। आपके एम्प्लॉयज़ वर्कर्स जो वहाँ के हैं वो आपका काम को रेड टेप में बांध के नीचे रख दें। रेड टेपिज्म क्या होता है, रेड टेपिज्म का मतलब होता है व्हेन अ फाइल इज़ taken by the minister or concerned employee for a longer period of time and no activities and no conclusion will made on that one फाइल। उस फाइल पे कोई कंक्लूजन ही नहीं आता, कोई एक्टिविटी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और वो बंधी रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग काम करना नहीं चाहते हैं या घूस लेते हैं या जो भी है, तो इस कारण से इसे बोला जाता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है, फाइल पे जो रेड टेप होता है वो बंद करने वाला, इसलिए बोला गया कि उसको बंद करके रख दिया जाता है, डिले हो जाता है डिसीजन लेने में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। जो गवर्नमेंट जो सरकार चाहती है, जो पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी, वही इन्फ्लुएंस इसमें लगाया जाएगा। वोट लेने के चक्कर में किराया सस्ता भी कर दिया जाता है, और फ्री के टिकट भी बंटवा दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजली इंसेंटिव टू द कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू देम। एडिक्वेट सर्विस, अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करती, ऑब्वियसली अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, रीजनेबल सर्विस देते हैं। अब होता क्या, इसके कारण क्या होता है, लोगों को रीजनेबल सस्ती सर्विस चाहिए, एंड सस्ती सर्विस के साथ साथ क्या है कि जब सस्ती सर्विस आएगी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आएगा, एंड दे आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट और मैन्युफैक्चर, या जिससे बोल सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ या प्रोक्योर न्यू टेक्नोलॉजीज इन रिस्पेक्ट ऑफ गिविंग द गुड सर्विसेज। तो अच्छी सर्विस देने के लिए, एडिक्वेट सर्विस देने के लिए उनके पास प्रॉपर पैसा होता भी नहीं है। अब ये पहला जो हमारे पास था वो था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, ध्यान रखना, लीगल एग्जिस्टेंस नहीं था। उसका जो हेड होता था वो कंसर्न मिनिस्टर होता था। ही टेक्स ऑल द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री विद द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, पर पार्लियामेंट की परमिशन से। एंड द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज आर जनरली अपॉइंटेड थ्रू द UPSC एंड द SSCs, एंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली एबल टू टेक एनी डिसीजंस।
दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन नहीं ले सकते. दैट्स वाई लॉट्स ऑफ द, जिसे बोल सकते हैं कि लेथर्जिक वर्क्स लाइज इन दीज काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स. ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है. अब जो नेक्स्ट है वो है स्टेटरी कॉरपोरेशंस. स्टेटरी कॉरपोरेशंस क्या होते हैं? अब नाम ही स्टेटरी है, यानी कि वैधानिक निगम. कॉरपोरेशंस को निगम बोला जाता है. वैधानिक जैसे ही बोल दिया वैसे ही इनका लीगल एग्जिस्टेंस आ गया. स्टेटरी कॉरपोरेशन जैसे वैधानिक विधान का बोल दिया तो ये क्या आ गया? इनका लीगल एग्जिस्टेंस आ गया है. देख लेते हैं क्या है. स्टेटरी कॉरपोरेशंस आर द पब्लिक एंटरप्राइज ब्रॉट इन टू द एग्जिस्टेंस. अब ये एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? उसका तो एग्जिस्टेंस कंसर्न मिनिस्टर के अंदर है, उसका तो एग्जिस्टेंस क्या है वो लाया ही नहीं गया. ये एक्ट के थ्रू आता है, एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास किया जाता है. स्टेटरी कॉरपोरेशन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पारित किया गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया LIC हो गया, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहाँ भी कॉरपोरेशन वर्ड यूज हो जाएगा वहाँ पर हो गया. उसी तरह से आपका हो गया रोड ट्रांसपोर्टेशन. रोड का क्या हो गया आपका? उत्तराखंड जिसे कह सकते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये हो गया. तो ये कॉरपोरेशंस हैं. ये क्या है? कॉरपोरेशंस हैं. मतलब स्टेट भी अपने यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एक स्पेशल एक्ट पास करके इन कंपनी का, इन कॉरपोरेशन का क्या कर सकता है? गठन कर सकता है, फॉर्म कर सकता है. तो यहाँ पर को पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और एक एक्ट होना चाहिए, स्पेशल एक्ट होगा उसका. तो स्टेट में भी होता है और सेंट्रल में भी होता है. द एक्ट डिफाइंस द पावर्स एंड द फंक्शंस एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज एंड इट्स रिलेशनशिप. उस एक्ट में होता क्या क्या चीज़ है? उस एक्ट में होता है कि क्या क्या पावर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई, क्या वो काम करेगा, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, क्या एम्प्लॉय काम करेंगे, क्या उनका रिलेशन होगा. सारी चीज़ें उस एक्ट में मेंशन होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ. तो ये है आगे. दिस इज अ कॉरपोरेट बॉडी. कॉरपोरेट बॉडी क्यों बोला गया है? कॉरपोरेट बॉडी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये विधान के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड होती है, इस्टेब्लिश होती है, क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर एंड डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस एंड इज financially independent with a clear control over a specific area or a particular type of the commercial activity. ध्यान रखना ये कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं. इनका काम होता है सर्विसेज और प्रोडक्ट को बेचना. इनका एम ही होता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट को क्या करना? कमाना, और उस प्रॉफिट से अपने आप को और डेवलप और इन जिसे बोल सकते हैं अच्छा करना. तो जैसे हो गया उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो इसको क्या फंडिंग आती है वहाँ से? जैसे आपने पहले वाले डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में देखा था. नहीं, इसमें क्या होता है? जनरली दे अर्न थ्रू देयर रेवेन्यूज आफ्टर गिविंग द सर्विसेज और गुड्स. जनरली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. UPCL जैसे उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है या कोई भी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सर्विस क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल आता है और वो बिल उनका रेवेन्यू है. वो क्या है? रेवेन्यू है. और रेवेन्यू से जो प्रॉफिट होता है उसमें से वो पैसा रखते रहते हैं और बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण उनका बिजनेस एक्टिविटीज़ इन लार्ज स्केल में पहुंच सकें. अल्टीमेटली ये कंट्रोल होते हैं उनके एक्ट से. इट इज़ अ कॉरपोरेट पर्सन. कॉरपोरेट पर्सन क्या होता है? कॉरपोरेट पर्सन का मतलब क्या हो गया? इसको एक पर्सन माना जाता है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब इट कैन पोजेस एसेट्स. ये एसेट्स खरीद सकता है, लोन ले सकता है, किसी पर केस कर सकता है, कोई इस पर केस कर सकता है. जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऐसा नहीं था. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई भी केस नहीं कर सकता है. केस होगा तो कंसर्न मिनिस्टर पे होगा, केस होगा तो कंसर्न ऑफिसर्स पे होगा. तो यहाँ पर को केस क्या होगा? कॉरपोरेट बॉडी पे होगा, तो वो कॉरपोरेट पर्सन कहलाता है. एंड हैज़ अ कैपेसिटी टू एक्टिंग इट्स ओन नेम. अपने नाम से ही वो सारे काम कर सकता है. यानी कि कोई भी अगर इसमें एक्ट होता है, जैसे कि कोई भी काम होता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेने का, कॉन्ट्रैक्ट देने का, काम देने का, तो उसमें किस नाम से होगा? उसी के नाम से होगा. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. Statutory corporation therefore have the power to the government and considerable amount of the operating flexibility of the private enterprise. गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है और साथ ही साथ प्राइवेट की तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी जाती है. इसका हेड को MD बोला जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मैनेज करता है. गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है. गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है तो मतलब गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता ही है. ऐसा नहीं है कि प्योरली गवर्नमेंट यहाँ से हट जाती है. तो कुछ फीचर्स हैं इसके. स्टेटरी कॉर्पोरेशंस आर सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ये तो पहले ही बता दिया मैंने. ये क्या है? द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड
बाय द स्टेट और द सेंट्रल, होली ओन्ड हो सकता है द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट, तो गवर्नमेंट के पास ही होते, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। अ स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन शू एंड टू बी शूड, मैंने पहले ही बता दिया शू एंड टू बी शूड का मतलब होता है कोई इस पे केस कर सकता है, कोई ये भी किसी और पे केस कर सकती है थर्ड पार्टी पे, और अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस में पहले ही बता चुका हूँ कि इसने खुद ही अपने आप को फाइनेंस करना होता है थ्रू देयर सर्विसेज, थ्रू सेलिंग देयर सर्विसेज या प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड सेलिंग देयर गुड्स एंड अर्निंग द रेवेन्यू। उधार ले सकती है तो उधार ले, गवर्नमेंट ध्यान रखना गवर्नमेंट इसको फंडिंग नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट से उधार ले सकती है। गवर्नमेंट कभी अगर लॉस वगैरह हो गया तो गवर्नमेंट से उधार ले लिया, उसके बाद ब्याज सहित वो उधार वापस करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सम सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट और द गवर्नमेंट, तो यानी कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना बजट से इसको कोई पैसा मिलता, तो इसलिए सेंट्रल की तरफ से किसी भी तरह की ऑडिट वगैरह का झमेला नहीं रहता। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि ये कॉर्पोरेट बॉडी है, अब गवर्नमेंट तो हट गई, लेकिन कॉर्पोरेट बॉडी होने के कारण इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन भी कॉर्पोरेट के लग जाते हैं, तो दे हैव टू बी अकाउंटेड, दे हैव टू बी ऑडिटेड बाय एवरी ईयर और एवरी 6 मंथ और एवरी 3 मंथ्स, वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे मैंने बताया एक्ट के अकॉर्डिंग इनके अकाउंट्स की जांच भी होती है। इंटरनल ऑडिट भी होता है और एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है जो CAG करता है, ऑडिटर जनरल। द एम्प्लॉइज ऑफ दिस एंटरप्राइज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, ध्यान रखना ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माने जाते हैं, सिविल सर्वेंट, एंड आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स, इसीलिए इन पे गवर्नमेंट के रूल भी नहीं लगते हैं। एक तरह से हम लोग बोलते थे कि सरकारी जॉब है, लेकिन सरकारी नहीं होती है। UPCL की बात करें अगर हम, या फिर हम बात करते हैं किसी कॉरपोरेशन, जो भी कॉरपोरेशन है, हम बात करते हैं बैंक्स की, तो ये गवर्नमेंट्स नहीं हैं, बट गवर्नमेंट एडेड रहते हैं। क्या रहते हैं? गवर्नमेंट एडेड रहते हैं। इस पे वो कॉरपोरेशन खुद ही सैलरी देती है, उनके रूल्स अलग होते हैं। जैसे बैंक में 7 पे कमीशन नहीं लगता, उनका सिस्टम अलग है सैलरी देने का, और हर बैंक में एम्प्लॉय की सैलरी अलग अलग होती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। मेरिट्स, फीचर्स में से ही मेरिट भी निकलेंगे। दे इंजॉय इंडिपेंडेंट, इसका एग्जिस्टेंस होता है। फंड्स खुद ही ये मैनेज कर लेते हैं, बजट से लेने की जरूरत नहीं है, तो इनका इंटरफेरेंस नहीं होता। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता बोला, लेकिन होता है, उतना नहीं होता जितना डिपार्टमेंटल में होता है। सिंस दे आर ऑटोनोमस बॉडी, दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज, अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं, प्रोसीजर खुद बना सकते हैं, जबकि वहाँ को पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती थी, यहाँ ऐसा नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, तो ये गवर्नमेंट की एक संस्था ऐसी है जो कि इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करती है, और लेकिन होती किसकी है? गवर्नमेंट की होती है। लिमिटेशंस देखें इसकी क्या है, कमियां, ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं, डिमेरिट भी बोल सकते हैं। इन रियलिटी अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय अ मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने आपको पहले बताया मच ऑपरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है इसमें। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आर ऑलवेज हेयर, ये लिख रखा है इसमें। वेयर देयर इज अ डीलिंग विद द पब्लिक, रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट, करप्शन है इसमें, ये बोला गया है, क्योंकि बहुत सारा आपको पता ही है। द गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द अपॉइंटिंग एडवाइजर टू द कॉरपोरेशन बोर्ड, द कर्ब्स द फ्रीडम ऑफ द ऑपरेशन, तो ये फ्रीडम को कर्ब कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि गवर्निंग बॉडी अपॉइंट करती है, खुद ही अपॉइंट नहीं होते हैं। तो ये है आपका दूसरा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। गवर्नमेंट कंपनी को हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आपने इनके नोट्स बना के रखने हैं इन सब के, ये वाले हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू very much.